जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी शेरों और शेरनियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। तो मेरे सभी प्यारे कांस्टेबल भाई लाइव जुड़ जाएं। राजस्थान पुलिस का हम मॉडल पेपर यानी लेकर आ चुके हैं, जिसमें टॉप हम 150 प्रश्न करेंगे जो आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाएंगे। हू बहू हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। पहला पार्ट अब हम करेंगे राजस्थान जीके का। सेकंड पार्ट में हम करेंगे महिला बाल अपराध। थर्ड पार्ट में हम करेंगे इंडिया का जीके और साइंस में साथ में साइंस। और चौथे पार्ट में हम कवर करेंगे कंप्यूटर। तो बिल्कुल सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं। पीडीएफ फाइल वगैरह पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। यदि आपको आंसर आ रहा है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? जी.एन. शर्मा, कविराजा श्यामलदास, जी.एच. ओझा या कर्नल टॉड? राजस्थान इतिहास का जनक बिल्कुल किसे कहा जाता है? कमेंट करें, देखिए जल्दी से। बिल्कुल कर्नल जेम्स टॉड, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी, बिल्कुल एक अधिकारी थे, अंग्रेज थे। इन्हें राजस्थान इतिहास का जनक माना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने वर्ष 1817 और 18 में पश्चिमी राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए थे। पॉलिटिकल एजेंट थे ये, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकंड प्रश्न। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? उदयपुर, डूंगरपुर, बीकानेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर और भरतपुर। महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर और जोधपुर। बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए जो बीकानेर के राजा है उनको हम जांगलधर की उपाधि देते हैं। बिल्कुल, जांगल देश बीकानेर राज्य का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्द भांडू को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया? कालीबंगा, आहड़, कोट डिग्गी या गिलुंड? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आपको देना चाहता हूँ। यदि कोई मेरा साथी आरएस परी और मेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, कलेक्टर बनने का यदि सपना रखता है, तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पर नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट वगैरह सारी सुविधा आपको उपलब्ध मिलेगी। तो अभी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन या प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। राजपाल 10 कोड का यूज़ करके आप इसमें 10% का डिस्काउंट तक पा सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अब भी राजस्थान, बिल्कुल आहड़ हो जाएगा। बी जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। राजस्थान के आहड़ से प्राप्त मर्द भांडू को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन से सजाया गया। वर्तमान में उदयपुर जिले में स्थित है। आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर जिले में, ध्यान रखना। कहाँ पर है? उदयपुर में। और ये सभ्यता बनास नदी की प्रमुख भाग थी, बनास नदी के किनारे है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया? अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय या पृथ्वीराज तृतीय? विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया। विग्रहराज चतुर्थ, बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर पारित किए गए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान नाम से पुनर्गठित किया गया। अधिकांश भागों में राजपूत शासकों के राज्य होने के कारण इस क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। 1 नवंबर 1956, डी इज राइट आंसर। जितने साथी लाइव जुड़ चुके हैं, क्लास को एक बार लाइक कर दें साथियों। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की, फायान, सेंग्यून, एंगसांग या इतियस? चीनी यात्री हेंगसांग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हेनसांग।
ने भीलमाल की यात्रा की थी? भीलमाल कहाँ पर है? जालौर में है। हर्षवर्धन ने गुर्जरों से भीनमाल छीन लिया था, लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भीनमाल के परिहार राजा नागभट्ट ने कन्नौज तक अपने राज्य को विस्तृत यहाँ पर किया था। हेंगसंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में ये करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, महाराजा सवाई जयसिंह, राजा भगवान दास। मिर्जा राजा जयसिंह अथवा जयसिंह प्रथम 15 जुलाई 1611 ईस्वी, बिल्कुल इनका जन्म हुआ था मिर्जा राजा जयसिंह का 15 जुलाई 1611 में, और 1667 ईस्वी तक आमेर के राजा रहे तथा मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति कौन थे? मिर्जा राजा थे। राइट आंसर बिल्कुल मिर्जा राजा जयसिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? माधो सिंह, मुकुंद सिंह, किशोर सिंह या राम सिंह? कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? 17वीं शताब्दी में मुगल जो शासक था जहांगीर, उसके शासनकाल के दौरान बूंदी के राजा रावल रतन सिंह ने कोटा का कुछ हिस्सा अपने बेटे माधो सिंह को दे दिया। किसको दे दिया? माधो सिंह को। तब से कोटा राजपूती सभ्यता व संस्कृति का एक प्रतीक बन गया। 1631 में शाहजहां द्वारा राव रतन सिंह के बेटे को कोटा का शासक घोषित किया। तब से कोटा स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। बाद में महारावल भीम सिंह ने कोटा के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बिल्कुल ए माधो सिंह राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? राठौड़, सिसोदिया, कछवा या भाटी? तो यादव राजवंश से संबंधित कौन सा शासक राजवंश है? तो ये आपका भाटी है। बिल्कुल। कहाँ का है? जैसलमेर का। कहाँ का है? जैसलमेर का। अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रजनिधि लिखते थे? जय सिंह, प्रताप सिंह, पृथ्वी सिंह या ईश्वरी सिंह? सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर सिलेक्टेड है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार बार। राइट आंसर बी हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। क्या हो जाएगा? सवाई प्रताप सिंह, जयपुर के महाराजा। बिल्कुल। और हिंदी कवि भी थे, ये कविता लिखते थे। प्रताप सिंह ने ब्रजनिधि ने भवन निर्माण के क्षेत्र में काफी अपनी रुचि भी दिखाई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विद्यन पठार विस्तृत है? उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ तक है? कोटा, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा बांसवाड़ा। इसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो है विंध्यन पठार और दूसरा है दक्कन का लावा पठार। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है भाई गुरु शिखर, 1722 मीटर। ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। कहाँ पर है? सिरोही में है। अगला प्रश्न है कि लाठी श्रृंखला क्या है? गाय की एक प्रजाति है, खनिज पट्टी, भूगर्भीय जल पट्टी, वन्य जीव श्रृंखला। लाठी श्रृंखला भूगर्भीय जल पट्टी है। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे लाडलू। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ या तारागढ़? वैसे देखो सबसे ऊंचा शिखर है आपका गुरु शिखर, 1722 मीटर, लेकिन ऑप्शन में गुरु शिखर दे नहीं रखा है। तो गुरु शिखर के बाद में आता है शेर, 1597 मीटर, लेकिन ये शेर भी इसमें नहीं है ऑप्शन में। तो अब राइट आंसर क्या बताओगे? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के अनुसार अरावली का उच्चतम शिखर होगा तारागढ़। कौन सा होगा? तारागढ़। कितना है? 873 मीटर ऊंचा है। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? चंबल बेसिन, माही बेसिन, लूनी या चंबल बेसिन? तो बीहड़ मिलते हैं राजस्थान में चंबल बेसिन में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोटा है, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर,
इन जिलों में इसका विस्तार है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? अतिचारण, वनोन्मूलन, शहरीकरण, अनुचित मृदा और जल प्रबंधन। मरुस्थलीकरण, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के कारणों में अतिचारण है, वनोन्मूलन है, अनुचित मृदा और जल प्रबंधन, ये सभी शामिल है, लेकिन शहरीकरण नहीं है। सी आपका राइट हो जाएगा, शहरीकरण। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ आपको दे रखा है अरावली सीकर, दूसरी तरफ आपको जिला दे रखा है रघुनाथगढ़। ये पहला रघुनाथगढ़ है, दूसरा शहर है, तीसरा जरगा है और डी है यहाँ पर जयगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? रघुनाथगढ़ सीकर में है। कहाँ पर है रघुनाथगढ़ सीकर? शहर कहाँ पर है? शहर तो सिरोही में है गुरुजी। जरगा, जरगा चोटी कहाँ पर है? उदयपुर में, ये उदयपुर हो गया। और जयगढ़ आपका जयपुर में। तो इस प्रकार से मिलान हो जाएगी। ये चोटियां ध्यान रखना, एग्जाम में रिपीट होती है बार बार। रघुनाथगढ़ सीकर, शहर सिरोही, जरगा उदयपुर, जयगढ़, बिल्कुल जयगढ़ जयपुर में। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लो, ये प्रश्न ग्राम सेवक परीक्षा में भी पूछा गया। कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो सही अवरोही क्रम बताओ, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। बहुत ज़्यादा यहाँ पर विद्यार्थी गलती करते हैं। राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम, मतलब कि घटता क्रम। क्या होगा? घटता क्रम। तो सबसे पहले आपकी शहर होगी, शहर, उसके बाद में जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। तो यह आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। अभी करते हैं। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, नीचे आपको कूट दे रखे हैं, इनका मिलान करना है। तो केवल एक सही है। क्या सही है? अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। अरावली, बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा दे रखा है यहाँ पर सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। बिल्कुल नहीं, सभी नदियां अरावली से नहीं निकलती है। अरावली प्रदेश के बिल्कुल पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है और ये धात्विक खनिजों में भी समृद्ध है। बिल्कुल डी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। धात्विक खनिज भी यहाँ पर बिल्कुल पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी राइट है। बिल्कुल ए और डी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली की उच्चतम चोटी है शेर, नागपाड़, गुरु शिखर या अचलगढ़? बिल्कुल गुरु शिखर, सी राइट हो जाएगा। राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यदि आपको फिट में पूछे कि कितनी फिट है, तो फिट में ध्यान रखना कितनी है, 5676 फीट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? कठोर मौसमी परिस्थितियां, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल में 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? बोराट का पठार, मेसा का पठार, उड़िया पठार या दक्कन का पठार? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़िया पठार। राजस्थान में माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूरी पर है। बिल्कुल अरावली पर्वत पर गुरु शिखर चोटी से नीचे ये उड़िया पठार है। सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का। ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल मंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्री, राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बी और डी दोनों।
ए, बी और डी बिल्कुल सारे राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही उत्तर का चयन करना है। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की? किसके द्वारा की गई? राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी हो जाएगा, द्वितीय प्रशासन बिल्कुल प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान के 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कमेंट बॉक्स में बताएं देगा जिसको आ रहा है। बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ग्रामीण निकायों को 40% है और शहरी निकायों को 60% है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सत्य कथन क्या है? आयोग में मई 2000 से पूर्णतः कार्य करना शुरू किया। तो बिल्कुल सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो इसने कब से शुरू किया? 2000 से। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। आयोग के सदस्य उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश एएस गोदारा आयोग के अध्यक्ष थे। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य कथन हो जाएगा आपका सी, यानी 2 नंबर और 3 नंबर आपके यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं है? जस्टिस एन.के. जैन, जस्टिस एस. सगीर अहमद, कांता भटनागर, प्रेमचंद जैन। राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन अध्यक्ष नहीं है? बिल्कुल प्रेमचंद जैन नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2008, 18 अप्रैल 2006, 2007 या 2005? राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ लाडलू? बिल्कुल 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? मोहम्मद याकूब, यतिंदर सिंह, डी.एस. तिवाड़ी, सी.आर. चौधरी। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? डी.एस. तिवाड़ी का। किसका है? तिवाड़ी साहब का है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? एस.के. घोष। प्रथम अध्यक्ष थे एस.के. घोष, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, 1978 में राजकोन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य? राजकोन संस्था के तहत राज्य के जो लघु बिल्कुल प्रबंधन तकनीक सहायता प्रदान की जाती है और जिससे लोग स्वरोजगार हेतु प्रेरित हो सकें। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्यात राजस्थान से नहीं किया जाता? देखो, राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है और इसी कारण खाद्यान्न उत्पादन अत्यंत कम हो पाता है। यहाँ बिल्कुल संगमरमर अधिक मात्रा में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मकराना है, वहाँ पर मार्बल नगरी है जहाँ से ताजमहल के लिए पत्थर ले जाया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल खाद्यान्न हो जाएगा। खाद्यान्न नहीं मिलता है, बाकी सारे राइट है। सीमेंट, मार्बल वगैरह सब यहाँ पर मिल जाते हैं। हिंदुस्तान सांबर साल्ट किसके द्वारा संचालित है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी समिति या निजी क्षेत्र? हिंदुस्तान सांबर साल्ट किसके द्वारा संचालित है? देखो, ये आपका है केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 में हुई थी, जिसमें 60% हिस्सा हिंदुस्तान साल्ट का है, 40% राज्य सरकार का है।
भारतीय डाकतार विभाग द्वारा जारी फंड है। भारतीय डाकतार विभाग के द्वारा जारी फंड। राइट आंसर बताएं, देखें क्या हो जाएगा। रामदेव जी की, पाबू जी की, देवनारायण जी की या तेजा जी की? बिल्कुल रामदेव जी की फंड है। सी आपका, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रामदेव जी की फंड। अगला है कि बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? बूंदी, किशनगढ़, चावंड या जयपुर? तो ये आपकी है किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र है बनी ठनी और राधा कृष्ण का। निहाल चंद्र इस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसका उपनाम क्या है? देखो इसके अंदर क्या है, किशनगढ़ राज्य की जो नींव है राठौड़ वंश श्री किशन सिंह ने डाली थी। राठौड़ वंश का शासक था किशन सिंह, जिसके द्वारा किशनगढ़ की यहाँ पर नींव डाली गई राठौड़ वंश की। और राजा सावंत सिंह के समय किशनगढ़ की चित्रकला अपने वैभव, बिल्कुल राजा सावंत सिंह के समय इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको आगे बढ़ाया था इस चित्रकला को, इसलिए इसे नागरीदास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, तोसा खाना, सूरत खाना, सूरत खाना, जवार खाना। तो कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसका क्या नाम था? बिल्कुल सूरत खाना। क्या हो जाएगा? सूरत खाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अलवर, बीकानेर, मारवाड़ या झालावाड़? बिल्कुल अलवर शैली, ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि स्थान जो अपने मर्दा शिल्प के लिए विख्यात है, मोलेला, कैथून, सांगानेर या कुचामन? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मोलेला। राजस्थान का मोलेला या मोलेवा स्थल अपने मर्दा शिल्प के लिए विख्यात है। मोलेला छोटा गांव है जो राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे है। राजसमंद जिले में है, बनास नदी के किनारे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान में कोपतगिरी के नाम से कौन से शहर प्रसिद्ध है? कोपतगिरी एक क्या है? एक पारंपरिक, बिल्कुल पारंपरिक शिल्प है जिसका अभ्यास वर्षों से मेवाड़ के विभिन्न जिलों में किया जा रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसके अलावा वर्तमान में ये जयपुर, अलवर, उदयपुर में भी देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा अलवर और जयपुर, सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है पिछवाई पेंटिंग का संबंध किससे है? मेड़ता, वृंदावन, पुष्कर या नाथ द्वारा? तो पेंटिंग पिछवाई का नाथ द्वारा राजसमंद से है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। मुहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जयपुर, बूंदी, अलवर या उदयपुर? मुहम्मद शाह और साहिब राम जयपुर चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। बहुत सारे साथी लाइव जुड़ चुके हैं, क्लास को लाइक नहीं किया है साथियों, लाइक जरूर करें एक बार। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? साहित्य, गायन, चित्रण या हस्तशिल्प? राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा मीरा पुरस्कार दिया जाता है और वर्ष 2018 और 19 का मीरा पुरस्कार सवाई सिंह शेखावत को दिया गया। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मीरा पुरस्कार, ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कर रहा है? ओम प्रकाश गालव, देवदत्त, कृपाल सिंह शेखावत या बनीराम सोनी? तो राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश गालव। ओम प्रकाश गालव शिल्पकार में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है इनको। अति सूक्ष्म से लेकर बड़ी बड़ी मिट्टी की कलाकृतियां, आकृतियां बनाने के लिए नाम से इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड इनका दर्ज है, बिल्कुल मिट्टी से। राजस्थान में उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? पर्यावरण, संगीत, खेल या चिकित्सा विज्ञान? देखो अलवर, अलवर का मशहूर भफंग वादक, अलवर का मशहूर भफंग वादक
उमर फारूक मेवाती है, ध्यान रखना। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, बिल्कुल संगीत के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? सरदार हरलाल सिंह, घनश्याम दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, राधाकृष्ण बोरा। 1922 में प्यारेलाल गुप्ता ने खेतड़ी ठिकाने के चिड़ावा कस्बे में अमर सेवा समिति की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें चिड़ावा के गांधी के नाम से जाना जाता है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कब की थी? 1922 में की थी, खेतड़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई। यह भी पूछा जाता है। मरुभूमि की कोकिला गौरी देवी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायिका है। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायकी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांड गायकी का जादू बिखेरा है। बिल्कुल मांड गायकी पूछा जाता है। पूरी देश में, दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, इसलिए इसे गौरी देवी को मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है। तो ये अपने हो गए पूरे टोटल 46% हमने कर लिए। किसके किसके किए? राजस्थान जीके के। कितने परसेंट आपके राइट हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला पार्ट आ चुका है महिला बाल अपराध का। 10% लेकर आए हैं एग्जाम के पैटर्न के आधारित। देखिए कितने राइट होते हैं आपके। प्रश्न है कि दहेज मृत्यु के मामलों में अभियुक्त व्यक्ति आसानी से बचकर नहीं निकल जाए, इसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में उपधारा का प्रावधान किया गया है? किस धारा में उपधारा का प्रावधान किया गया है? दहेज मृत्यु के मामलों में अभियुक्त व्यक्ति आसानी से बचकर नहीं निकल जाए, इसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113 ख में उपधारा का प्रावधान किया गया है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। जो विद्यार्थी ए बता रहे हैं सभी राइट बता रहे हैं। कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर जैसे आपने कंप्यूटर की 5 घंटे की मैराथन क्लास लगाई थी, राजस्थान जीके की 3.5 घंटा की, वैसे एक महिला बाल अपराध की लगा दो 3-4 घंटे की और इसको पूरा सुपड़ा साफ कर दो। तो बिल्कुल आप देरी बनाए रखें, हम जल्द ही महिला बाल अपराध की एक मैराथन क्लास लेके आएंगे जिसमें पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे। अगला है कि पोक्सो अधिनियम में सम्मिलित है केवल लड़के लड़कियां, लड़के और लड़कियां दोनों या सभी जेंडर के बालक? पोक्सो अधिनियम में सभी जेंडर के बालक सम्मिलित है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय दहेज निषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा में दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? धारा 8A, 4A, 8B या 4B? कौन सी धारा में दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है? भारतीय दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 8B में, धारा 8B में दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की सुनवाई बंद कमरे तथा कार्रवाई की वीडियोग्राफी करने का प्रावधान किया गया है? यानी कि अपराध की सुनवाई तो बंद कमरे में होगी और जो भी कार्रवाई की जाएगी उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। आपराधिक कानून अधिनियम 2012, आपराधिक कानून संशोधित अधिनियम 2013, 2018 या 2017? राइट आंसर बताएं। देखें, देखो आपराधिक कानून जो संशोधित अधिनियम है 2013, इसके अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध अपराध की जो FIR दर्ज नहीं करने वाले पुलिस कर्मियों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है। बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों में पुलिस की कौन सी भूमिका नहीं होगी? 1 नंबर है अपराध होने की संभावना अथवा अपराध होने की रिपोर्ट लिखना, FIR सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट कर जांच करना, अपराध को तत्काल दंड देना, अपराधी को दंड देना, बच्चों और महिलाओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों को दैनिक रजिस्टर में एंट्री करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी भूमिका नहीं होगी पुलिस की? अरे आप पुलिस बनने जा रहे हो तो आपकी कौन सी इसमें से भूमिका नहीं है? पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करती है, गिरफ्तार करती है और न्यायालय में ले जाती है कोर्ट में। दंड न्यायालय द्वारा दिया जाता है, ना कि पुलिस के द्वारा।
अतः अपराधी को पुलिस तक बिल्कुल तत्काल दंड नहीं देगी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए पुलिस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। असत्य कथन को चुनिए। दहेज की मांग के लिए जुर्माना 1961 की धारा 4 में है। दहेज निषेध अधिनियम की 1961 की धारा 4 में। दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 8 बी में है। दहेज अपराध की शिकायत 6 माह के अंदर करनी होगी। दहेज लेने देने का अपराध दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 में है। असत्य कथन कौन सा है? देखो, दहेज अपराध की शिकायत घटना के 1 वर्ष के भीतर की जा सकती है, अतः विकल्प सी गलत होगा। सी क्या हो जाएगा? गलत होगा। इसमें दे रखा है कि 6 माह के अंदर करनी होगी, ये यहाँ पर गलत दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल मैं सभी तरह के घुमा फिरा कर प्रश्न लेके आया हूँ। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अंतर्गत कोई व्यक्ति नाबालिग है जिसकी आयु 14 वर्ष से या उससे कम है, जिसकी आयु 14 वर्ष से अधिक या 16 वर्ष से कम है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम, जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो, तो नाबालिग किसे माना गया है? प्रश्न को देखना, नाबालिग किसे माना गया है? अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के अंतर्गत नाबालिग कौन होगा? बिल्कुल, यदि कोई व्यक्ति नाबालिग समझा जाएगा जब उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो। राइट आंसर सी हो जाएगा, जो 18 साल से कम उम्र का है। अगला है, अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन करता है तो कितने कारावास की सजा का प्रावधान है? 3 से 5 वर्ष, 7 से 10, 5 से 7, 10 से 14 वर्ष। इसका आंसर देके कौन बताता है? इसका राइट आंसर कौन बताता है? अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन करता है तो उसे 7 से लेकर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल गुरुजी, अगला प्रश्न देखो। बालक एवं किशोर श्रम यानी प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बाल और किशोर श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 82 में, 88 में, 86 में या 92 में? बिल्कुल 1986 में पारित हुआ था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गजब की तैयारी। अरे मज़ा आ गया, अरे मज़ा आ गया। एक बार लाइक और शेयर ठोक दो। रे निराश क्यों होना जिंदगी में? जिंदगी तो जीनी पड़ेगी, निराश होने से थोड़ी काम चलेगा। किस आयु वर्ग के बालक से किसी प्रकार का खतरनाक या गैर खतरनाक कार्य करवाना संज्ञेय अपराध है? 10 वर्ष से कम आयु, 14 वर्ष, 16 वर्ष से कम या 18 वर्ष से कम? बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालक से किसी प्रकार का खतरनाक या गैर खतरनाक कार्य कराना संज्ञेय अपराध है। बी राइट आंसर हो जाएगा, 14 वर्ष। बिल्कुल सभी का राइट है। ये 10 प्रश्न महिला बाल अपराध के थे। जोरदार प्रश्न थे। कितने आपके राइट हुए? 10 में से गुरुजी 9 प्रश्न तो राइट होने ही चाहिए। बिल्कुल स्कोर बताते रहें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट अगला पार्ट हम लेके आपके लिए आ चुके हैं इंडिया जीके और साइंस का। बहुत ही गजब के प्रश्न लेके आया हूँ आज तो सुपड़ा साफ हो जाएगा इंडिया जीके और साइंस का। जुड़े रहे मेरे साथ। गुरुजी सुपड़ा साफ कर दो इंडिया जीके और साइंस का। अरे बिल्कुल करते हैं रे। पहला प्रश्न देखो, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह या एक बाजार क्षेत्र है? ये मोहनजोदड़ो जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? अरे मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, यानी कि माउंट ऑफ द डेड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कुछ लोग तो यहाँ पर इंग्लिश में देकर होश उड़ गए। इसके अलावा ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, एक आपने नाम सुना होगा हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानियां कहा जाता है। एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है, जुड़वा राजधानियां किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु के लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले बिल्कुल प्रथम यही थे। कपास इन्होंने ही शुरू किया था, इसलिए यूनानी लोग इसे सिंडोन भी कहते हैं। इन लोगों को क्या बोलते हैं? सिंडोन।
अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब का पुत्र था बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? अरे जिसको ये प्रश्न नहीं आता ना, ये लो, ये क्या है गुरुजी? ये कुआं है। अरे क्या है? कुआं। इस कुएं में कूद जाओ जिसको इसका आंसर नहीं आता। इस कुएं में कूद जाओ जिसका आंसर नहीं आता। औरंगजेब का पुत्र था कौन था रे? अरे औरंगजेब का पुत्र था बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? अरे औरंगजेब शाहजहां के 4 पुत्रों में से एक था। तो औरंगजेब किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था। अरे शाहजहां के 4 पुत्र हा, दारा शिको, शाह शुजा, मुराद बख्श और ये कि ओ औरंगजेब। इनमें से दारा शिको जो सबसे बड़ा पुत्र था उसको उत्तराधिकारी घोषित किया गया, परंतु औरंगजेब ने दारा शिको को परास्त कर दिया और खुद शासक बन गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत की पहली मुद्रा रुपया मुद्रित हुई? क्या प्रश्न है। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। किस सम्राट के शासनकाल में इसको मुद्रित किया गया? अकबर, हुमायूं, शेरशाह या समुद्रगुप्त? जिस विद्यार्थी को इसका आंसर नहीं आता वो इसमें कूद जाओ भाई, पूरा पानी से भर रहा हूं मैं इसको, कूद जाओ इसके अंदर। अरे शेरशाह सूरी ने रुपया नामक मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया। सबसे पहले शेरशाह सूरी ने। सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये चांदी से बनाया जाता था। पहले जो भारत का जो रुपया है ना, ये चांदी से बनता था। इतनी चांदी थी और इसका भार था 11 ग्राम। कितना भार था? 11 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिम्हाचारी, रामास्वामी सीआर? प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बिल्कुल सी राजगोपालचारी। 1948 में माउंटबेटन द्वारा पद रिक्त किए जाने के बाद में ये गवर्नर जनरल बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? क्या गजब का प्रश्न है। सिविल सेवा लॉर्ड कैनिंग, कर्जन, कॉर्नवालिस या डलहौजी? बिल्कुल लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। इसीलिए कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के लेवल के प्रश्न है। आज तो मजा आ जाएगा इंडिया जी के पढ़ने में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया? 1939, 41, 42 या 43? द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर 1945 तक। इस युद्ध में अमेरिका 1941 में शामिल हुआ। कब हुआ रे? 1941 में। यह युद्ध अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा व नागासाकी पर, अरे अमेरिका ने हमला किया। जापान के 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए थे और परमाणु बम गिराने के बाद जापान ठंडा हो गया था और ये युद्ध समाप्ति की कगार पर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खजुराहो आंसर कमेंट करें। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला। इसे चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध नबकाल्य 12 उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, राजस्थान, बिहार या केरल? ये जो त्यौहार है जगन्नाथ मंदिर के साथ जुड़ा है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन की मूर्तियों की प्रतिमाओं को एक नए शेर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसमें मूर्तियों की लकड़ी को दारू ब्रह्मा कहते हैं। जैसे कि राजस्थान में गणगौर उत्सव, मेवाड़ उत्सव मनाया जाता है। बिहार में राजगीर उत्सव मनाया जाता है। केरल में ओणम और विशु मनाया जाता है। वैसे ये मनाया जाता है आपका उड़ीसा में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? कैरेवास, भागीरथी, काठमांडू या अराकू? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अराकू। क्या हो जाएगा? अराकू। डी राइट आंसर है।
अराकू घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं है, आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में स्थित है और इसमें बहुत सारी जनजातियां निवास करती है। अगला है, भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल है? 10, 12, 18 या 25? तो भारत में कितने जैव मंडल? 18 है। और इसमें से 9 को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? कौन सा है? झांसी, ग्वालियर, जयपुर या हैदराबाद? मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ये दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। इस खूबसूरत शहर को कुतुबशाही परंपरा के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भागमती को भेंट किया था। इसे निजाम का शहर, मोतियों का शहर भी कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है? फलकनुमा शहर भी, फलकनुमा पैलेस का घर भी कहते हैं। कौन सा? हैदराबाद। अरे हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी। किसकी राजधानी? तेलंगाना की। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों की गजब की तैयारी है, मजा आ गया भाई। अगला प्रश्न है, मयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई पंजीकरण प्रदान किया गया है। मयूर भारत के किस राज्य में है? केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? जो मयूर गुड़ है इसको भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये आपका केरल राज्य में है। कहाँ पर है? केरल में। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 13,400 किलोमीटर, 11,600, 9,800, 15,200? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है। देवमाली, कारो, सेडल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो ये देवमाली है ना, देवमाली, ये अजमेर जिले का एक गांव है। इसके अलावा जो आपकी ये कारो है, ये कारो शिवालिक श्रेणी में 467 मीटर ऊंची चोटी है जो हरियाणा के पंचकुला में है। ये कारो कहाँ पर है? हरियाणा के पंचकुला में है। इसके अलावा जो आपकी ये सेडल है, ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ये पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है। अरे भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा, जिसे ब्रिटिश अधिकारी औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। दार्जिलिंग, शिमला, ल्हासा या काठमांडू? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहां पर प्रस्तावित किया? बिल्कुल शिमला में। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था उसमें प्रस्तावित इसको किया गया था, 1914 में शिमला समझौता। अगला है, भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। 18 समुद्री मील, 24, 12 या 30 समुद्री मील? भारत की जो समुद्री सीमा है वो तटीय किनारे से लगभग 12 मील की दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। कितने मील तक है? 12 मील तक भारत की सीमा है। स्थल के अलावा भारत है वो जल में भी फैला हुआ है, ध्यान रखना। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में शामिल नहीं है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या छत्तीसगढ़? भारतीय जो मानक समय रेखा है, अरे जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार से नहीं गुजरती, सी इज करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा मान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? मान हिमालय में कौन सा पर्वत शिखर नहीं है इनमें से? देखो ये जो कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर है। और मेकालू की कितनी है? 8,485 मीटर। और नग्गा पर्वत है, इसकी कितनी है? 8,126 मीटर है। और नागटिबा की है, ये नग्गा देवी की है, ध्यान रखना। और नागटिबा की है 3,022 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कौन सा हिमालय शिखर का भाग नहीं है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी हो जाएगा, नाग टिब्बा। निम्न में से कौन सा हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? शनि, बृहस्पति, मंगल या अरुण ग्रह? सौरमंडल का एक ग्रह कौन सा है? राइट आंसर बताएं, देखें। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मंगल। कौन सा है? मंगल। सी इज करेक्ट आंसर। अगला है कि पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ये सूर्य की परिक्रमा कैसी करती है? राइट आंसर हो जाएगा अंडाकार। कितना समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में? एक घूर्णन पूरा करने में इसको लगता है 23 घंटे और 56 मिनट। एक पूरा घूर्णन करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना या मूल अधिकार? तो संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। सी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल है। निम्नलिखित में से किसने 1935 में संविधान समिति का सुझाव प्रस्तावित किया? नेहरू, गांधी, जेपी नारायण या एम.एन. राय? संविधान सभा का सुझाव किसने दिया? बिल्कुल एम.एन. राय ने दिया था। डी राइट हो जाएगा। कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या योजना आयोग? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, योजना आयोग। ये संवैधानिक संस्था नहीं है। बिल्कुल। अगला प्रश्न क्या है? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, गोविंद वल्लभ पंत? भारत के प्रथम गृह मंत्री बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये राइट आंसर हो जाएगा। अरे जगजीवन राम जी कौन थे? प्रथम श्रम मंत्री थे। और मोरारजी देसाई कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और गोविंद वल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान लिखा गया 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्षों में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में या 2 वर्षों में? भारत का संविधान लिखा गया कितने टाइम में? बिल्कुल 2 ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको पारित कर दिया गया। कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण या पर्यटन? तो उस समय आपका व्यवसाय नहीं था इनमें से पर्यटन। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्न में से क्या परिभाषा है? तो इसकी है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। डी राइट हो जाएगा। और इसको यदि हम सीजीएस प्रणाली में तो ये हो जाएगी, यदि इसको हम आपको एमकेएस पद्धति में बदलना है तो क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर की मीटर हो जाएगी, ग्राम की किलोग्राम हो जाएगी और सेकंड का सेकंड ही रहेगा। अगला है कि एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होगा? एथिलीन ग्लाइकोल को हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होगा? बिल्कुल ये पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइंस का प्रश्न है। निम्न नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा यानी कीट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। इसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। जो कीट होता है उसके 3 जोड़ी पैर होते हैं क्या रे? इनके पैर आपस में जुड़े हुए होते हैं।
इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं। इनके वक्षीय खंडों में पैर विद्यमान रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कमलजीत संधू, बुल्ला चौधरी, कल्पना चावला या बछेंद्री पाल? इसका आंसर नहीं आता वो कूद जाना है जो मैंने बना रखा है। राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल, डी राइट आंसर है। बछेंद्री पाल पाड़ू की रानी प्रथम भारतीय महिला थी जो 1989 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कब पहुंची रहे? 1989 में पहुंची गुरुजी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही गजब। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? गुरुजी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम अंतरिक्ष यात्री ये तो महिला पूछी गई है, और यदि पहला यात्री पूछे पुरुष तो यूरी गागरिन था। कौन था? यूरी गागरिन। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुसलमान यानी मुस्लिम कौन था? बहुत ही गजब का प्रश्न है। फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? बिल्कुल मोहम्मद बिन कासिम था, ध्यान रखना। अरे इसने 1711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। बिल्कुल। अगला देखते हैं। हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की? लुधियाना, पंजाब? अरे हीरो की आपने साइकिल देखी है ना, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी दुकान कहाँ पर लगाई थी? बिल्कुल लुधियाना, पंजाब में लगाई थी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपकी एक साइकिल आती है एटलेस, आपने देखी कि एटलेस साइकिल, उसकी लगाई गई थी सोनीपत, हरियाणा में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? ब्राजील, अमेरिका, रूस या भारत? सबसे बड़ा ट्रैक्टर का जो बाजार, ट्रैक्टर जानते हो ना, उसका बाजार है अपना भारत में। डी आपका राइट हो जाएगा। अगला अपना पार्ट आ चुका है कंप्यूटर का। इंडिया जीके और साइंस के 35 प्रश्न कवर किए, कितने राइट हुए कमेंट में बताएं। और अब कंप्यूटर के 30 प्रश्न लेके आ चुके हैं, मात्र 5 मिनट में कवर कर देंगे। बने रहे क्लास में अंत तक। और इसमें से आप कितने राइट कर पाते हैं यह भी बताना। पहला प्रश्न है, एक कंप्यूटर और इसके बाहरी उपकरणों के बीच का कनेक्शन द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर के जो बाहरी उपकरण जो जोड़े जाते हैं वो किसके द्वारा जोड़े जाते हैं? बिल्कुल आंसर बताएं प्यारे साथियों। पोर्ट, बस, आईओ डिवाइस, कनेक्टिंग डिवाइस? बहुत सारे विद्यार्थी राइट आंसर बता रहे हैं। अच्छी तैयारी चल रही है बहुत सारे विद्यार्थियों की। बिल्कुल पोर्ट के द्वारा। कंप्यूटर तथा इसके बाहरी जो उपकरण होते हैं उनके बीच का कनेक्शन पोर्ट के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना। जैसे आपका यूएसबी पोर्ट हो गया, क्या हो गया? यूएसबी। अरे यूएसबी पोर्ट होता है ना, यूएसबी। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा एक संकेतक डिवाइस नहीं है? माउस, टच स्क्रीन, कीबोर्ड या जॉयस्टिक? तो राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। पॉइंटिंग डिवाइस, ध्यान रखना, संकेतक डिवाइस यानी पॉइंटिंग डिवाइस स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव करने हेतु उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे माउस के द्वारा, बिल्कुल माउस के द्वारा करते हैं ना जो स्क्रॉल इधर उधर, जैसे कि माउस हो गया, टच पैड हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, टच स्क्रीन पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है। और कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। लेकिन वैसे तो माउस भी इनपुट, ये सारे है तो सारे के सारे इनपुट ही, लेकिन ये आपका क्या नहीं है? सांकेतिक डिवाइस नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अगला है कि सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? सीडी रोम का पूरा नाम होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें ऑडियो या सॉफ्टवेयर डाटा होता है, जिसकी मेमोरी को केवल पढ़ा जा सकता है। सीडी रोम पढ़ने हेतु सीडी रोम ड्राइव की आवश्यकता होती है, जबकि डीवीडी अर्थात डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? ये आपने नाम सुना होगा डीवीडी। इस डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसको पढ़ने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? डीवीडी की। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर या डिजिटाइजर?
कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखो, मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, प्लॉटर भी है, लेकिन डिजिटाइजर नहीं है। डी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल। ये क्या काम आते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। मॉनिटर तो देखो देखने के लिए, अरे कोई भी काम करते हैं हम कंप्यूटर में कहाँ देखते हैं? मॉनिटर पर। प्रिंटर काम आता है कागज़ का प्रिंट करने के लिए। फिर क्या काम आता है? जो नक्शा वगैरह होता है ना, बड़े नक्शे वगैरह, कोई पोस्टर वगैरह है, उनका प्रिंट निकालने के लिए। डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस होता है। डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस होता है जो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में बदलता है। एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में बदलता है। और डिजिटल कैमरा इसका एक उदाहरण है। डिजिटल कैमरा डिजिटाइजर का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। आधारित सिस्टम पिक्चर्स और स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाले मेन्यू का इस्तेमाल करके कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजता है। कौन भेजता है? तो ये GUI भेजता है। GUI भी राइट हो जाएगा। यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस। बिल्कुल, एक यूजर इंटरफेस है जिसमें आइकन्स, कर्सर तथा बटन होते हैं। इनकी सहायता से यूजर कंप्यूटर को कमांड भेजते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन मदरबोर्ड का घटक नहीं है? बस लाइन, USB सॉकेट या स्लॉट। मदरबोर्ड का घटक नहीं है, तो बी हो जाएगा USB। मदरबोर्ड क्या होता है? एक मुख्य प्रिंटेड सर्किट होता है जिसकी सहायता से कंप्यूटर के सभी भाग, CPU, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो, साउंड कार्ड, पोर्ट, ये सारे इसके द्वारा जोड़े जाते हैं। जबकि USB है, ये एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करने हेतु काम में लिया जाता है। अरे USB में हम कोई डाटा वगैरह डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हटाने योग्य भंडारण उपकरण होते हैं जिनका उपयोग भारी मात्रा में जानकारी संग्रहित करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क, पैक्स, फ्लॉपी डिस्क, CD या पेन ड्राइव। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, हार्ड डिस्क पैक्स। हार्ड डिस्क पैक्स हटाने योग्य भंडारण उपकरण होते हैं जिनका उपयोग भारी मात्रा में जानकारी संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इनमें से आपका हो जाएगा लाइन प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? लाइन प्रिंटर है। इसके अलावा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। और इम्पैक्ट प्रिंटर के कौन कौन से उदाहरण है? डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया। अगला प्रश्न है कि वायरलेस कीबोर्ड कनेक्शन बुनियादी प्रकार के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1 नंबर हो जाएगा, 3। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायरलेस कीबोर्ड को कंप्यूटर से रेडियो तकनीक, ब्लूटूथ द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा USB पोर्ट द्वारा भी कंप्यूटर को हम जोड़ते हैं। तो 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डोनेट ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है विंडोज, लिनक्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोनेट ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रॉइड। अगला है कि टेलनेट क्या है? टेलनेट क्या है? ट्रम नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क, नेटवर्क प्रोटोकॉल या स्थलीय नेटवर्क। तो ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है कि इंटर पिक्सल अतिरेकता का पर आधारित है। तो ये आसपास के पिक्सल, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इंटर पिक्सल अतिरेकता आसपास के पिक्सल की अतिरेकता पर आधारित है। यह सांख्यिकीय अतिरेकता का एक उप प्रकार है। अगला प्रश्न क्या है कि पेपर पर रोल पर पाठ मुद्रित करने के लिए प्रत्येक प्रिंटर पर मुद्रित अक्षर के साथ धातु प्रिंटर का उपयोग किस प्रिंटर में किया गया? लेजर, मैकेनिकल, 3D या पेज प्रिंटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी हो जाएगा, मैकेनिकल प्रिंटर में। मैकेनिकल प्रिंटर को चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1882 में बनाया गया था। अगला है कि जंक ईमेल को कहा जाता है स्पैम, क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं।
ये अवांछित संदेश होते हैं जो इंटरनेट पर विज्ञापन या मालवेयर फैलाने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में यूजर्स को भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट्स को करता है तो वह इसका रूप बदलता है, एडिट, क्रिएट, सेव या फॉर्मेट। जब डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, फॉर्मेट करता है, तो वह इसका रूप बदलता है। बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एनिमेशन क्या है। एनिमेशन किसी वस्तु की स्पष्ट मूवमेंट होती है। क्या होती है, स्पष्ट मूवमेंट। आप पावर पॉइंट में टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट जैसे फ्लिपकार्ट है, आकृति है, पिक्चर्स को एनिमेट कर सकते हैं। ये 4 तरह के होते हैं एनिमेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी वस्तु की स्पष्ट मूवमेंट करने के काम आता है। MS पावर पॉइंट में पूर्ववर्ती सेल में जाने के लिए किस कुंजी का संयोजन क्या है। MS पावर पॉइंट में पहले वाली सेल में जाने के लिए बिल्कुल शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गूगल टॉक को अक्सर किस रूप में संदर्भित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जी चैट। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2010 में एक दस्तावेज की छपाई करते समय एक सामान्य पृष्ठ के ऊपर और नीचे के लिए संकीर्ण विकल्प का चयन करते समय पृष्ठ का मार्जिन क्या होता है। तो पृष्ठ का मार्जिन क्या होता है MS वर्ड 2010 में, तो 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल 1.27 सेंटीमीटर, सी राइट। अगला है कि वे विकल्प चुने जो पर्सन वाचक चिन्ह को बदल देगा और पूरे पाठ को कैपिटल करने के लिए पद को पूरा करेगा। होम, यहाँ पर आपको क्या आएगा, केस बदलें या अपर केस। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करें प्यारे साथियों। बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, फॉन्ट। होम, फॉन्ट, केस बदले, फिर अपर केस। अगला प्रश्न देखते हैं, MS एक्सेल में का उपयोग तब किया जाता है जब दोहराने वाले कार्यों में आवश्यकता होती है। इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और अन्य कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। फॉर्मूला, प्रोग्राम, मैक्रो या मॉड्यूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। MS एक्सेल में मैक्रो का उपयोग तब करते हैं जब दोहराने वाले कार्यों की आवश्यकता होती है, जो इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि टेबलॉइड के पेज आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। 17x11 पेज का आकार बदलने के लिए लेआउट टैब पर पेज सेटअप ग्रुप में साइज विकल्प से विकल्पों का हम चयन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करके आप पाठ को विभिन्न स्वरूपण से कैसे प्रतिस्थापित करोगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल और H का प्रयोग करना होगा। सी आपका राइट हो जाएगा। SMTP का पूर्ण रूप क्या है। SMTP का पूरा नाम, बिल्कुल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए एक संचार प्रोटोकॉल है। अगला है कि रोम का पूरा नाम क्या है। रीड ओनली मेमोरी। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स किस प्रिंटर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ड्रम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। क्या हो जाएगा, प्लॉटर। प्लॉटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस होता है जो प्रिंट की तरह कार्य करता है, जो वेक्टर ग्राफिक को प्रिंट करने के लिए बहुत उपयोगी है।
अगला प्रश्न देखते हैं, जोड़, घटाव, विभाजन, गुणन और लॉजिक जैसे ऑपरेशन किसके द्वारा निष्पादित होते हैं? रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एएलयू या रैम। जोड़, घटाव वगैरह ये सारा किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल सी हो जाएगा, एएलयू के द्वारा। एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। निम्नलिखित में से क्या नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर की विशिष्ट तौर पर पहचान करता है और नेटवर्क इंटरफेस कौन सा नेटवर्क इंटरफेस है? बिल्कुल एमएसी एड्रेस। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक प्रोटोकॉल और यूआरएल का भाग है जिसका प्रयोग इंटरनेट पर रिसोर्स का एक्सेस करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा HTTP। बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा नाम क्या होता है इसका? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है? ऐसा कौन सी वह चीज़ है जो हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी है? राउटर, फायरवॉल, स्विच या मोडेम। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कल मैंने पूछा भी था एक क्वेश्चन टेलीग्राम में। फायरवॉल ये एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी रखता है, यानी कि ये हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर दोनों है। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है। टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 30% कंप्यूटर के कितने राइट हुए? 25 प्लस राइट होना जरूरी है। 25 तो 25 तो आपके राइट हुए होंगे। टोटल हमने 120% कवर किए कांस्टेबल एग्जाम के हु बहु मॉडल पेपर, और 30% हमने रीजनिंग के छोड़ दिए हैं। वैसे रीजनिंग तो बेसिक आती है, तो आपका स्कोर 90 प्लस होना जरूरी है। कितना स्कोर हुआ है मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।